N2O5 decomposed at a constant volume and temperature if the initial pressure is 600 mm and the pressure at any time is 960 mm of Hg। तो जैसे जो भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन वाले पार्ट में जैसे हम लोग को पूछा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड, कितना N2O5 डिकम्पोज्ड हुआ at a constant volume and temperature condition if the initial pressure is 600 mm or final pressure and the pressure at any time is, किसी भी टाइम पे प्रेशर वाला पार्ट 960 mm है। तो ऐसा सोच लो जैसे मान लो N2O5 है, ये इक्विलिब्रियम का सवाल नहीं है, ये मोल कंसेप्ट का सवाल है। N2O5 वाला पार्ट NO2 में कन्वर्ट हो रहा और O2 में कन्वर्ट हो रहा, ऐसा मेंशन कर देते हैं। अब इस पूरे पार्ट में अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से एक्सप्रेशन लिखे प्रेशर के टर्म में, तो शुरुआत में प्रेशर 600 mm है, 600 लेके चले हम लोग और हम लोगों का कुछ पार्ट डिसोसिएट कर गया, हमको नहीं मालूम बट कुछ पार्ट डिसोसिएट कर गया। मान लो हम लोग किसी भी रैंडम टाइम की बात करते हैं इक्विलिब्रियम में, उसके बाद में तो हम लोगों का जो पार्ट डिसोसिएट किया उसको x मान लेते हैं, तो सामने 2x बनेगा और यहाँ वाले पार्ट में x/2 बनेगा। ये बोला है कि फाइनल प्रेशर वाला पार्ट 960 के बराबर है। तो किसी भी टाइम के पार्ट पे प्रेशर एट टाइम t इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 होना चाहिए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 होना चाहिए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होना चाहिए। और ये चीज हम लोग आराम से 600 माइनस x प्लस 2x प्लस x/2 के बराबर पुट कर सकते हैं। ये पार्ट कैंसल आउट हुआ और बचेगा अपना 960 इज इक्वल टू 600 प्लस 3x/2 के बराबर वैल्यू। और यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 3x/2 इज इक्वल टू 960 मतलब 360 आएगा। यहाँ से हम लोग का वैल्यू 120 इंटू 2 मतलब x इज इक्वल टू 240 होना चाहिए। और सवाल में ये पूछा है हम लोगों का कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड। मोल फ्रैक्शन डिकम्पोज्ड का पूछा है, कितना फ्रैक्शन डिकम्पोज हुआ। तो जैसे अगर 1 मोल लेके चलते और उसमें से 0.5 खत्म होता तो फ्रैक्शन डिकम्पोज 0.5 के बराबर होता। अगर 10 मोल लेके चलते, मान लो उसमें 2 मोल डिकम्पोज होता, तो टोटल 2 मोल डिकम्पोज हुआ आउट ऑफ 10 मतलब फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 2/10। तो सिमिलरली अगर प्रेशर में ये चीज डाले, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PV इज इक्वल टू nRT में मालूम है अपने को, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका मतलब जो हम लोगों के नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में फ्रैक्शन होगा या बेसिकली मोल फ्रैक्शन होगा, वही प्रेशर का भी फ्रैक्शन होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन बोलो या प्रेशर का फ्रैक्शन बोलो, सिमिलर टाइप का सिचुएशन है। इसका मतलब कितना पार्ट डिकम्पोज हुआ ऐसा लिख सकते हैं। प्रेशर ऑफ फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर डिकम्पोज्ड डिवाइडेड बाई इनिशियल प्रेशर। तो कितना प्रेशर डिकम्पोज हुआ है, यहाँ x का वैल्यू कहीं पे कैलकुलेट किया था हम लोग 240 के बराबर। तो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर यही चीज अपना मोल फ्रैक्शन ही बन जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 600, ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए। तो 10 यहाँ पे 4 0.4 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आया सवाल? ये ट्वेल्थ में सर 10x क्या दिया हुआ रिपोर्ट 10x? जो x का वैल्यू आया, जैसे ये हम लोगों का मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट x के बराबर आया, तो इसको 10x के बराबर पुट करना है ताकि हम लोग का एक इंटीजर आ जाए वैल्यू। मतलब जो सवाल है वो इंटीजर मतलब इंटीजर टाइप का सवाल है, तो इसीलिए वहां पे उसको 4 के टर्म में पुट करने के लिए 0.4 तो लिख नहीं सकते, 4 लिखने के लिए हम लोग अपने आंसर को 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल जो है वो बेसिकली कुछ इस टाइप का है। एक मिनट, सवाल इसलिए भी हम पहले डालने बोल रहा था कि बाकी लोग भी इन सब सवाल को देख पाए। ऐसे बिल्कुल क्लास के टाइम पे केवल डिस्कशन करेंगे तो उसमें बाकी लोग सवाल नहीं देख पाएंगे। 0.2 moles of CO in a 5 liter flask is made to react with H2 at 327 degrees Celsius. At equilibrium, 0.1 mole of CH3OH is formed, are formed. If Kp for the reaction is Kp is equal to something something. एक मिनट, Kp for the reaction is alpha upon 4.92 per power 2. Calculate alpha if pressure at equilibrium is 4.92 atm. तो सवाल में ठीक है, मतलब ये यहाँ पे सवाल में जो अल्फा वाला पार्ट वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है,
नॉर्मली हम लोग जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं तो खैर वो एक सिंगल कंपोनेंट के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट के लिए भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन अवॉइड किया जाता है ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हम लोग के पास रिएक्शन दे रखा है CO प्लस H2, प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग CH3OH का फॉर्मेशन करा रहे हैं, बैलेंसिंग दे रखा। 0.2 मोल्स दे रखा CO का in a 5 liter flask is made to react with, total volume वाला part 5 liter का दे रखा, made to react with H2 at equilibrium 0.1 moles of CH3OH is formed, 0.1 moles of CH3OH is formed at equilibrium। ठीक है, calculate the Kp at equilibrium, अल्फा का वैल्यू दे रखा है, सॉरी कैलकुलेट द अल्फा एट इक्विलिब्रियम, और प्रेशर वाला पार्ट दे रखा है 4.92 के बराबर। तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि H2 के बारे में तो कुछ दिया नहीं है। अगर H2 के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग कुछ कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, थोड़ा लंबा सवाल है, ढंग से देखना है चीज को। जैसे CO वाला जो पार्ट है ये 0.1 मोल, सॉरी 0.2 मोल है, और इक्विलिब्रियम पे जाने पे हम लोग को मिथेनॉल का अमाउंट 0.1 के बराबर दे रखा। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे जब गए, हमको नहीं मालूम कि H2 का अमाउंट कितना है, मान लेते हैं n मोल्स है, तो हम लोग x के टर्म में कैलकुलेशन करते हैं। अगर CO का x मोल डिसोसिएट किया तो H2 का 2x डिसोसिएट करेगा, बच जाएगा n-2x, और CO का 1 मोल CH3OH का 1 मोल बनाएगा। इसका मतलब अगर x मोल खत्म होगा तो x मोल का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये x वाला पार्ट 0.1 के बराबर दे रखा, तो एक इन्फॉर्मेशन तो मालूम पड़ गया कि हम लोग का x क्या है। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोगों को एक पार्ट मालूम है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH, ये होना चाहिए, जो कि 0.2 माइनस एक्स के बराबर, ये ओवरऑल 0.1 के बराबर ही आएगा। एक काम करते हैं वैसे लिख देते हैं, 0.1 प्लस n-2 इंटू 0.1 मतलब 0.2 प्लस 0.1, ऐसा कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ से ये 0.1 0.1 और 0.2 कैंसिल आउट होगा। टोटल जो हम लोग H2 का अमाउंट लेके चले थे उतना ही फाइनल नंबर ऑफ मोल्स अपने को मिलने वाला है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। ये केवल नंबर ऑफ टोटल मोल्स हो गया। सवाल में एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, वॉल्यूम वाला पार्ट 5 लीटर। उसके अलावा सवाल में एक और एक्सप्रेशन दे रखा है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 4.92 ATM के बराबर, और सवाल में अगला इन्फॉर्मेशन दे रखा है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस। 327 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 600 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 600 केल्विन। तो एक चीज सोच के देख सकते हैं क्या, वॉल्यूम मालूम है, प्रेशर मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, एन कैलकुलेट कर पाएंगे इक्विलिब्रियम पे? यस सर। तो एन वाला पार्ट तो मालूम पड़ गया। अब उसके बाद हम लोग को जब एन मालूम पड़ गया तो हम लोग केपी का जो एक्सप्रेशन है वो आराम से पुट आउट कर सकते हैं। केपी को हम, तुम लोग को याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट कराए थे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 पर पावर 2 होना चाहिए, क्योंकि उधर 2 दे रखा था कोफिशिएंट, फिर P टोटल अपॉन N टोटल पर पावर डेल्टा NG, सॉरी डेल्टा NG भी नहीं, तो 1 -1 + 2, मतलब ओवरऑल वैल्यू वाला पार्ट -2 के बराबर आएगा पावर में। इस चीज को हम लोगों को, तो केपी का एक्सप्रेशन है अल्फा अपॉन 4.92 का होल स्क्वायर, इससे जब एसोसिएट करेंगे तो कुछ कुछ चीजें आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगी। जैसे एक चीज हमको याद है अभी कि टोटल प्रेशर 4.92 है, तो ये जो पावर -2 है इसको एक काम करते हैं, हम नीचे कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH कितना है, ये हम लोग के 0.1 के बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO 0.1 के बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो H2 वाला पार्ट है ये हम लोगों का n-2x के बराबर है, मतलब n-0.2 के बराबर है, पर पावर 2 हो जाएगा। और इसको जब उल्टा करेंगे तो n टोटल n के बराबर था, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 वाला पार्ट था, डिवाइडेड बाय P टोटल 4.92 के बराबर है। इसको ऐसा कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है हमको दिख रहा है कि स्क्वायर के फॉर्मेट में है। और जैसे ये चीज, क्योंकि अब जैसे एक चीज सोचो कि मेरे सामने जस्ट अभी सवाल आया और हम इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात, हम सवाल रटे हुए तो नहीं है, कहीं से भी हमको देखा हुआ नहीं है सवाल, एक्चुअली हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा। लेकिन जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ कुछ डेटाज अपने दिमाग में रखने हैं,
ताकि उसके हिसाब से हम कुछ कुछ एनालिसिस करते जाए। जैसे यहाँ पे हम पावर -2 को हटा देना चाह रहे थे। क्यों हटाना चाह रहे थे? क्योंकि हमको दिख रहा था नीचे 4.92 का होल स्क्वायर है, तो इसलिए हम यहाँ तुरंत पावर को स्क्वायर के फॉर्मेट में सेपरेट भी कर दिए ताकि अपना कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो बाकी बचा यहाँ से कुछ एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन को अल्फा वाले पार्ट से रिलेट करना है, अपना अल्फा का आंसर निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन वाले पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अदरवाइज ट्राई करके देखना, पूरा आंसर तक निकालने के बाद तक ट्राई करना कि पूरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दीक्षा समझ में आया सवाल? ये सर केपी का एक्सप्रेशन ये होता है केपी का एक्सप्रेशन फिर से बोलो, क्या बोले? केपी का एक्सप्रेशन केपी का एक दूसरा एक्सप्रेशन है। हम क्लास में एक दिन बताया था ना शायद से केपी का एक्सप्रेशन सबको, जहां तक हमको ध्यान है। केपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी पर पावर सी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी पर पावर डी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर पावर ए इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पर पावर बी। ऐसा कुछ नहीं बताया क्या? इंटू पी टोटल अपॉन एन टोटल, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन शायद हमको जहां तक है ध्यान बताया है। अगर नहीं बताएंगे तो हम लोग डिस्कशन क्लास वाले हम नोट्स भेज देंगे, उसमें हम कहीं ना कहीं डेफिनेटली बता रखे हैं। डिस्कशन क्लास हम अपलोड ये यूट्यूब पे भी डालते जा रहे हैं, वहां पे भी देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। और कोई डाउट इसके अलावा? क्वेश्चन सॉरी, डाउट तो है ही अभी, और एक मिनट। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में दे रखा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जिंक। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। जितने भी क्वेश्चन ग्रुप में डाली है, बाकी सारे लोग उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। ज्यादा बेटर है कि हम लोग डिस्कशन करें कुछ टॉपिक का, जो हम लास्ट क्लास में तुम लोगों को शायद बताते बताते बीच में रोक दिए थे। क्वेश्चन वाला जो डिस्कशन दीक्षा ये हम बाद में कर लेंगे, ज्यादा बेटर होगा, ताकि बाकी लोग भी एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कर ले। एक बार हम लास्ट क्लास में कुछ डिस्कशन कर ले रहे थे, उस चीज को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट वाले पार्ट के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, और इसी में शायद कोई पूछा था कि सर हमको ये नहीं समझ में आता कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को जब मिलाते हैं तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग पहले उस चीज का डिस्कशन करें तो ज्यादा बेटर है, आई गेस मेरे हिसाब से। देख लेते हैं। तो अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में हमको जहां तक दिख रहा है कि हम यहाँ तक बता चुके थे कि कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कोई भी अगर दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तब उस केस में हम लोग पीएच का कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तक हम बताए थे तुम लोगों को। और एक वीक एसिड वाले पार्ट के केस में हम लोगों का जो H+ का अमाउंट होता है ये रूट अंडर CK के बराबर होता है, ये भी हम आराम से बता चुके थे तुम लोगों को। हाँ ठीक है, इतना पार्ट तो खैर ध्यान रखना ही रखना है सबको। अब हम एक छोटा सा चीज तुम लोगों को यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स के फॉर्मेट में बात करेंगे, कुछ छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल्स के फॉर्मेट में बात करेंगे, जिसको तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उन चीजों को यूज करने की कोशिश करना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत भारी सवाल है। सवाल सॉल्व करते वक्त क्या क्या करना है, हम उन केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल बोलते हैं कि हम लोगों के पास अगर मान लो कि ऐसा कहीं हम सवाल दिए हैं क्या? अच्छा नहीं, नहीं दे पाए थे, चलो ठीक है। ऐसा मान लो हम लोग के पास एक सवाल दे रखा, कैलकुलेट द पीएच, और इस केस में पहला सिचुएशन दे रखा है 10 टू द पावर -1 मोलर HCl प्लस 10 टू द पावर -1 मोलर CH3COH, और इसका K का वैल्यू दे रखा है K ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5। मान लो एक छोटा सा सवाल दे रखा है। पहले चीज को बस तुम लोग ये देख के एनालाइज करो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में के कौन से सिनेरियो की बात कर रहे हैं। ये तुम लोग एनालाइज करने वाला पार्ट होगा, क्योंकि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे सिनेरियो की बात करते हैं। जब तुम लोगों का आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होगा तो हम तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराएंगे, केवल एक क्वेश्चन, मतलब बाकी क्वेश्चन हम कराते जाएंगे, बट आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट होने के बाद हम एक क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि कब बफर सॉल्यूशन होगा, कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, कब पीएच का पार्ट होगा, ये नहीं समझ में आता। हम एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें सारे पार्ट्स होंगे, सारे के सारे पार्ट्स। अगर उसमें कुछ कुछ पार्ट मिसिंग होगा तो हम बताते भी जाएंगे कि उसमें एक या दो पार्ट ऐसा है जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। जान लो तो अच्छी बात है, नहीं जानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम उस क्वेश्चन में उन दोनों पार्ट्स को रखेंगे ताकि तुम लोग का पार्ट धीरे धीरे होता चला जाए। तो अभी जैसे मान लेते हैं, अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो यहाँ देख के मालूम पड़ रहा HCl वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी कभी एक मिक्सचर देगा, ये चीज एकदम बिल्कुल रूल बना लेना, अगर तुम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम कवर करना है तो आयनिक इक्विलिब्रियम को स्ट्रॉन्ग करना है, अदरवाइज आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत भारी लगेगा। अगर कभी भी मिक्सचर देगा, कभी भी मिक्सचर दिया, तो पहले
ये मार्क करना कि मिक्सचर क्या क्या चीजों को मिला के दे रहा है। तो जैसे एक मिक्सचर का पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl अपने को मालूम है। दूसरा CH3COH वाला पार्ट है जिसके बारे में मालूम है ये वीक एसिड होता है। ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मालूम है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मालूम है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और CH3COH वाला पार्ट वीक एसिड है। तो जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर अगर एसिड के बारे में नहीं पता चला तो नहीं कुछ कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक जजमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी भी एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, जैसा कि लास्ट क्लास में हम शायद मेंशन भी किए थे स्ट्रॉन्ग या वीक वाले पार्ट में, कि अगर किसी भी सब्सटेंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया इसका मतलब वो वीक होगा। तो अगर किसी एसिड के बारे में नहीं मालूम बट उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है तो सीधा उसको वीक एसिड ले सकते हैं। एंड अगर किसी एसिड का पार्ट हम लोग के पास नहीं दिया तो उसको हम लोग आराम से स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं, ये हम लोग जजमेंट ले सकते हैं। तो हम लोगों का जो केस है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड के मिक्सचर के जैसा पुट कर सकते हैं। अगर केवल एसिड एंड एसिड है मतलब आराम से हम लोग पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड का सिचुएशन सोच सकते हैं। और जब पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड की बात करेंगे तो उसमें 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हम आराम से डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स होगा तो इसमें दो चीजें करके देखना तुम। सबसे पहला चीज H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कितना आएगा, मतलब हम लोग का HCl वाला जो पार्ट है उसके तरफ से H प्लस कितना आएगा, पहले ये सोच के देखना। तो 10 टू द पावर -1 मोलर HCl है, इसका मतलब H प्लस का अमाउंट 10 टू द पावर -1 मोलर हो जाएगा। ऐसा आराम से मालूम पड़ गया। ये केवल हम लोगों के वीक एसिड की तरफ से आया। दूसरा पार्ट तुमको H प्लस का कैलकुलेशन करना है, वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ से आया था। दूसरा पार्ट तुमको कैलकुलेशन करना हमेशा H प्लस फ्रॉम वीक एसिड, जो कि हम लोग का CH3COH दे रखा और लास्ट क्लास में हम फॉर्मूला बताए थे CKA। तो इस केस में कंसंट्रेशन वाला पार्ट 10 टू द पावर -1, Ka का वैल्यू दे रखा अपना 10 टू द पावर -5 और उसका अंडर रूट लेना है। तो 10 टू द पावर -6 का अंडर रूट मतलब 10 टू द पावर -3 मोलर है। पहला काम ये बाय डिफॉल्ट करना कि हम लोगों को दोनों तरफ से H प्लस सोचना ही सोचना है। अब एक चीज ध्यान दो, लास्ट क्लास में जैसा हम बताए थे कि जब हम लोग पीएच निकालते हैं तो पीएच निकालने के लिए हम लोगों को नेट H प्लस चाहिए। तो ऐसा लिख देते हैं, जैसे अगर पीएच निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम लोग के पास H प्लस का नेट अमाउंट चाहिए और H प्लस का नेट अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और H प्लस फ्रॉम वीक एसिड, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक चीज सोच के देखो यहाँ पे, पहला चीज कि हम लोग के स्ट्रॉन्ग एसिड का नॉर्मल अमाउंट 10 टू द पावर -1 मोलर है और हम लोग के वीक एसिड का नॉर्मल अमाउंट 10 टू द पावर -3 मोलर है। ये नॉर्मल अमाउंट है। नॉर्मल का मतलब कुछ एबनॉर्मल भी होता होगा। तो लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने एक छोटा सा टर्म मेंशन किया था, कॉमन आयन इफेक्ट, अच्छे से समझाया था। तो जब हम लोग ऐसा सोचे कि यहाँ पे क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में डाल रहे हैं तो वीक एसिड में कॉमन आयन इफेक्ट तो होगा ही होगा, और अगर इसमें कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो इसका डिसोसिएशन विल बी सप्रेस्ड और घट जाएगा। मतलब अगर हम लोग इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 लेके चल रहे हैं तो इस केस में कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से कंसंट्रेशन और डिक्रीज कर जाएगा, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -5, इस टाइप का कुछ वैल्यू आएगा। मतलब ऑलरेडी हम लोगों का वैल्यू, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट में वैल्यू ऑलरेडी छोटा है। देख के ऐसा समझ में आएगा 0.1 और 0.001, तो ऑलरेडी हम लोग का वैल्यू छोटा है। लेकिन हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट लगाने की वजह से इसके वैल्यू को और डिक्रीज भी करा सकते हैं, मतलब एक्चुअल में वैल्यू और डिक्रीज होगा। हम लोगों ने रफ वैल्यू कैलकुलेट किया बट इसका एक्चुअल वैल्यू और भी ज्यादा लो होना चाहिए। तो 0.1 में 0.001 ऐड करने का कोई फायदा है क्या, कोई भी इंसान जवाब दे सकता है आराम से। तुम्हारे हिसाब से 0.1 में 0.001 ऐड करने का कोई बेनिफिट दिख रहा है क्या? तो जैसे हम लास्ट क्लास में बताए थे कि 100 में 1 ऐड करो तो 101 आता है, बट ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको अप्रोक्सीमेटली 100 बोल सकते हैं। तो सिमिलरली अगर 10 में हम लोग 0.1 ऐड करते हैं तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग सॉरी 10 टू द पावर -3, हाँ ठीक है, अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 0.01 इस चीज को आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 0.1 लेते हैं तो 0.001 को उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर 100 के रिस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट किया तो 1 के रिस्पेक्ट में 0.001 वाले पार्ट को भी आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये पार्ट आराम से नेग्लेक्ट किया जा सकता है।
तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग का जो H प्लस का नेट अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.1 या 10 टू द पावर -1, और यहाँ से जब pH कैलकुलेट करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1 सोचा जा सकता है। और जब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो pH 1 के बराबर आना चाहिए। ये हम लोग का सबसे पहला पार्ट हो गया। तो एक ये पार्ट है जहां पे हम लोग एक वीक एसिड को जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स किए तो उस केस में वीक एसिड किसी काम का नहीं रहा। अब तुम लोगों को सवाल सॉल्व करते वक्त इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। हमको नहीं मालूम कि ये काम का होगा कि नहीं होगा, यही चीज हम लोग को जजमेंट रखना है, मतलब यही चीज जज करना है कि यहाँ पे वीक एसिड वाले पार्ट की तरफ का H प्लस काम का है कि नहीं है। कैसे जज करेंगे? तो सिंपली बस ये देखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ से H प्लस कितना आ रहा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ से H प्लस और वीक एसिड की तरफ से H प्लस के अमाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे था 10 टू द पावर -1 एंड 10 टू द पावर -3, काफी डिफरेंस है, तो फिर इसको नेग्लेक्ट करके हम लोग छोड़ सकते हैं। ये सब नीचे के स्टेप्स को लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको दिमाग में रखना है कि अगर वीक एसिड की तरफ से H प्लस का अमाउंट बहुत ही कम है तो इस केस में वीक एसिड वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करो, फिर केवल हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस को लेके वहां से सीधा यहीं पे pH का वैल्यू 1 के बराबर पुट कर सकते हैं। हम लोग को इतने आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, इस छोटे से बेसिक पॉइंट का ध्यान रखना है। मतलब एक रफ कैलकुलेशन कर लेना कि वीक एसिड के तरफ से H प्लस कितना आना चाहिए, नॉर्मली कितना आना चाहिए। अगर वो नॉर्मल ही छोटा है तो कॉमन आयन इफेक्ट के बाद और छोटा हो जाएगा, वैल्यू किसी काम का नहीं है, उसको आराम से हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है इस पूरे पार्ट में तो आराम से पूछ लो। लेकिन कैसे जज कर सकते हैं अगर कोई एसिड पता नहीं है कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है? ये तो उसे हम जैसे कैसे ये हम ऊपर भी मेंशन किए थे कि कभी भी किसी सब्सटेंस का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होगा, इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी वीक पार्ट मतलब इक्विलिब्रियम नहीं आता, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं आता। तो अगर सवाल में किसी एक एसिड का या किसी एक बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, मतलब वो एसिड या वो बेस वीक नेचर का है, ऐसा सोच सकते हैं। और जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है, ये चीज आराम से गेस कर सकते हैं। ये हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर का जजमेंट है, ये मतलब तुम्हारे सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली ऐसा बात हम लोग नहीं बोलते, लेकिन ये चीज बहुत वैलिड है। और कोई डाउट तो बताओ। सर हाँ सर आप बोल रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट हुआ तो वो वीक वाले एसिड का और घट जाता है, वो बताएं इस तरह का कुछ पहले। लास्ट क्लास में यही तो एक्सप्लेन किए थे। लास्ट क्लास में क्या किए थे नालायक? ये हेडिंग भी वही लिखा हुआ है। बताया था कॉमन आयन इफेक्ट वो होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जैसा है, भाई है उसका। हाँ तो हम भी तो लास्ट क्लास में ही बताया था ना जी, कॉमन आयन इफेक्ट। लास्ट ऐसा क्लास कुछ नहीं बताया कि घट जाता है, ये लास्ट सब क्लास तो में पता लास्ट है। क्लास में नहीं बताया था कि घट जाता है। ये क्या बताए थे यहाँ पे, क्या कहानी बताए थे? हाँ अब तो झूठ भी नहीं बोल सकता, क्या कि लिखा हुआ सब रिकॉर्डेड वर्जन में चल रहा है। यहाँ पे क्या कहानी बताई थी? यही सब चीजें तो बताए थे कि जितना डिसोसिएशन हो सकता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन थोड़ा कम होता है, मतलब डिसोसिएशन घट जाता है, डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, अच्छा, हाँ थोड़ा रिकॉल हो गया। रिकॉल हो गया। जब तक गाली नहीं सुनेगा तब तक रिकॉल थोड़े ना होगा सर। और कोई डाउट किसी को तो बताओ। वो बैकवर्ड रिएक्शन सर आप बोले ना तब हमको याद आ गया। ठीक है समझ गया। और कोई डाउट है इस पार्ट में तो बताओ। इस पार्ट में डाउट नहीं है तो हम इसका फिर सेकंड पार्ट हम डिस्कशन में यूज करेंगे अभी। चलो इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड केस हम दे देते हैं 10 टू द पावर -3 मोलर HCl प्लस सेम सिचुएशन 10 टू द पावर -1 मोलर CH3COH, और इसका Ka का वैल्यू 10 टू द पावर 5 अभी भी, सॉरी 10 टू द पावर -5 लेके चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे तो ये देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे मिक्सचर है, कुछ ना कुछ मिक्सचर का दे रखा। तो जब भी मिक्सचर दिया तो पहले एनालाइज करो कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या क्या है, एसिड्स हैं कि बेसिस है कि एसिड एंड बेस है, क्या है ये चीज एनालाइज करो। तो HCl वाला पार्ट एसिड दिख रहा, CH3COH वाला पार्ट एसिड दिख रहा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COH वीक एसिड है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर हम लोगों का सिचुएशन यहाँ पे बोल रहा है।
अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग H प्लस नेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, एंड जब H प्लस नेट कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू H प्लस फ्रॉम HCl एंड H प्लस फ्रॉम CH3COH सोचा जा सकता है। सबसे पहला काम ये सोचना पड़ेगा अपने को। अब हम एक रफ कैलकुलेशन करना वापस से शुरू करते हैं। अगर हम लोग रफ कैलकुलेशन में H प्लस फ्रॉम HCl कैलकुलेट करते हैं तो खैर इसमें तो रफ करो, सीधा करो, एक्चुअल करो, सब सेम ही होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ से H प्लस 10⁻³ मोलर आएगा। बट जब हम लोग H प्लस का कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन CH3COH की तरफ से करेंगे तो अपना वैल्यू √c के बराबर, और अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 10⁻⁻1 10⁻⁵ का मल्टीप्लीकेशन का रूट, मतलब 10⁻³ आने वाला है वैल्यू, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 10⁻³ मोलर। ये हम लोग का रफ कैलकुलेशन है, कॉमन एंड इफेक्ट को नहीं लेके चल रहा है, केवल रफ कैलकुलेशन। बट एक चीज सोच के देखो यहाँ पे कि HCl का कंसंट्रेशन अगर हम लोग नेट पार्ट में यूज करना शुरू करें तो 10⁻³ मोलर प्लस 10⁻³ मोलर है। तो इन दोनों का इस बार कंसंट्रेशन कंपेरेबल है, और अगर कंपेरेबल है तो हम लोग इस सेकंड पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस बार, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन कंपेरेबल है। अगर हम लोग वीक एसिड के कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तब हम लोगों का एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि अब हम लोगों को कॉमन एंड इफेक्ट लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं तो हम लोग इस चीज की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा लिख दें कि ये पार्ट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, तब इस केस में अपना अगला स्टेप होगा कंसिडर कॉमन आयन इफेक्ट फॉर कैलकुलेशन। अब ये पूरा का पूरा पार्ट अपने को करना है। ये पार्ट थोड़ा लंबा हो जाता है, मतलब एक्चुअल में यही पार्ट बुरा फील होता है, बट ये करना पड़ेगा अगर हम लोग H प्लस से कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने सिखाया था, तो उस चीज को हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का जो HCl है ये पार्ट डिसोसिएट करके H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। इसका अमाउंट 10⁻³ है, कंप्लीटली खत्म होगा, और पहला पार्ट 10⁻³ दूसरा पार्ट भी 10⁻³ बनेगा, ये तो अपने को मालूम है। दूसरा CH3COH वाले पार्ट का अगर हम लोग डिसोसिएशन करा के H प्लस एंड CH3CO माइनस बनाते हैं तो हमको नहीं मालूम कि कितना इसका पार्ट डिसोसिएट करेगा, बट हम लोग आराम से C माइनस एक्स के टर्म में काम कर सकते हैं। तो यहाँ C अगर कंसंट्रेशन होता, X पार्ट डिसोसिएट होता तो सामने X बनता एंड X बनता। तो अगर हम लोग ऐसा बोल दे कि कंसंट्रेशन वाला पार्ट 10⁻⁻1 था या 0.1 था, तो 0.1 में से X पार्ट खत्म होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट होने के बाद टोटल डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू X। और क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट है तो जो H प्लस का टोटल कंसंट्रेशन है दैट विल बी कॉमन फॉर बोथ द पार्ट। इसका मतलब टोटल वैल्यू H प्लस का 10⁻³ प्लस X के बराबर होगा। ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था एक्सप्लेन करना। अब क्या करें, तो बस हम लोग को X कैलकुलेट करना है। तो अपने पास जिंदगी में K का वैल्यू दे रखा, K का वैल्यू 10⁻⁻5 है, तो ऐसा कर देते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस। ये तुम लोगों को अब तक प्रैक्टिस हो गया होगा, ये तो बहुत ही बेसिक तरीके से मालूम होना चाहिए, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH आराम से लिख सकते हैं। कैलकुलेट करके देखो यहाँ से X वाला पार्ट कितना आ रहा है, फटाफट कैलकुलेट करके देखो और आंसर बताओ X वाले पार्ट का।
आया किसी का आंसर? x कितना होगा? जल्दी कैलकुलेशन करो, जल्दी, सबके सवाल सी लोग हैं। रूट अंडर 5 का वैल्यू कितना होता है? 2.25 ना? बोलो भाई कोई, रूट अंडर 5 का वैल्यू कितना होता है? 2.25, ऐसा कुछ होता है शायद ना? 2.25, ओके। तो 1.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से अपना वैल्यू आ जाएगा 0.67 इंटू, या 68 कर देते हैं, 68 इंटू 10⁻³ x का वैल्यू ऐसा कुछ आ रहा है 0.68 इंटू 10⁻³। ये भी वैसे अपने में अनोखा चीज है, ये भी पार्ट थोड़ा अनोखा चीज है। और वैसे हम लोग का मीटिंग एंड हो जाएगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास शायद एंड हो पाए, तो देख लेते हैं, एक बार ट्राई करके देखना है ऐसे इस सवाल को। यहाँ से अगर x निकलेगा तो h प्लस टोटल निकाल लेना और वहां से pH कैलकुलेट करके देखना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। जो भी x आएगा उसको h प्लस टोटल के लिए यूज कर लेना, वहां से हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि टोटल h प्लस कितना, फिर pH निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। और दीक्षा का सवाल सब लोग ट्राई करके देखेंगे।